Hello, welcome to International Business Management. I am Dheeraj Sadich. Today is the first class. We share a presentation with you. We are going to. First of all, let's have an introduction to the subject itself. What is it? What it deals with? How you interact with it, and how you may interact with it in the future. So there are a few words like international business. There is management of it. So what is international? What do we mean by national? What do we mean by international business? How is it different from national business? And to what extent that 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 thing that is the interaction with the foreign actors, or your own interaction with everybody as a transnational corporation, it's going to affect the practice of management that you have. So let's get to it. First, let's have a definition of what international business is. International business consists of activity, institutions, and processes across national borders. So, जैसे ही कोई गतिविधि आप करते हैं, किसी संस्था के साथ में आप बातचीत करते हैं, या फिर आपकी कोई भी प्रोसेस होती है, कोई भी सिस्टमैटिक तरीके से आप काम करते हैं, बार बार उस चीज को करते हैं, और वो कई देशों के मध्य में वो होता है, वो आपके देश की सीमाओं के बाहर निकल जाता है। जैसा कि आपको ध्यान है, ज्यादातर जो बिजनेस होता है या ज्यादातर जिस तरीके से हम काम करते हैं, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद से नेशन स्टेट्स में डिवाइड होना चालू हो गया है। राज्य का एक तरीका हो गया है कि आपके जो अधिकार हैं और आपके ऊपर जो कानून लागू होते हैं, चाहे आप नागरिक हो, चाहे आप व्यक्ति हो, या आप समूह हो, तो आपको व्यक्ति हो तो नागरिक माना जाता है किसी जगह का, और उसके हिसाब से आपके मौलिक अधिकार इत्यादि होते हैं। और अगर आप किसी समूह का हिस्सा है तो आपको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और वहाँ के जो कानून होते हैं वो आप पर लागू होते हैं किसी देश की सीमा के बीच में। ज्यादातर जमीन के जो टुकड़े हैं आज की समय में, वो सब राष्ट्र के बीच में विभक्त है, राष्ट्रों के नाम से विभक्त है। पहले ऐसा नहीं होता था। साइकिल्स में चलती है हिस्ट्री, ऐसा हमने देखा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो जब तक ये राष्ट्रों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तो अगर आप इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप नेशनलिटी की बात करें तो एक झंडा लगाया, एक राष्ट्रगान बनाया, और एक बाउंड्री लाइन लगा दी, तो फिर क्या आपका राष्ट्र बन जाता है? वो जो झंडा है, वो जो राष्ट्रगान है, वो जो सेना है, वो जो नारे हैं, वो जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, वो हमारी खुद की आइडेंटिटी भी बनाते हैं इन दिनों। जब हम किसी को कहते हैं कि तुमको भारतीय होने पर प्राउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप ऐसा सोचते हैं, मैं वैसा सोचता हूँ, ये बाहर के लोग बुरे हैं, हम लोग अच्छे हैं, या बाहर के लोग अच्छे हैं तो हमको भी और अच्छा होना है, तो हमारी जो आइडेंटिटी है नेशनल तरीके से बनना, ये ऑटोमेटिकली नहीं बनी है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। जनरली स्पीकिंग, आप अब जैसे देश के अंदर 1.3 बिलियन लोग हैं, जो 130 करोड़ से ऊपर है। आप पर्सनली कभी भी लोगों को नहीं जान सकते। और अगर आप जैसलमेर में रहते हैं, जो कि राजस्थान का एकदम पश्चिमी भाग है, तो 2 किलोमीटर दूर अगर आपसे पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो वहां पर भी वही रेगिस्तान है जो इस तरफ है। तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, और अगर आप किसान हैं तो वहाँ के किसान से आप उसी तरह से कनेक्ट कर पाएंगे। ज्यादा आपके जीवन में कॉमन चीजें हैं, हो सकता है ये पाकिस्तान भारत की बाउंड्री बनने से पहले आप लोगों के बीच की कनेक्शन उतने ही सुधर रहे हो। अगर आप उसी कनेक्शन को मिजोरम के किसी व्यक्ति के साथ में जोड़ना चाहें, या फिर साउथ बॉम्बे में रहने वाले किसी सेलिब्रिटी के साथ में जोड़ना चाहें, तो लाइफस्टाइल इत्यादि में काफी जबरदस्त फर्क होगा।
कल्चर में फ़र्क होगा, आपकी लैंग्वेज में फ़र्क होगा। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि साउथ दिल्ली या साउथ बॉम्बे में रहने वाले लोग ट्रांसनेशनल एलिट है, जो कि एक अपने अलग कल्चर में रहते हैं। वो अपने आप को ग्लोबल सिटीजन या कॉस्मोपॉलिटन के रूप में देखना पसंद करते हैं और जीते भी लगभग उसी तरीके से। सो नेशनल आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, ये सब जनरल लोगों की बातें हैं जो उनको सिखाई जाती है। ऐसा ऑब्जर्वेशन भी आता है पॉलिटिकली कि यहाँ पर लोकल चीज़ों को बढ़ावा देने की बातें करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। तो समय लगभग ऐसा ही होता था। और हम जो राष्ट्र की परिभाषाएं अभी लेते हैं वो काफ़ी नई है। तो अभी अंग्रेजों के आने से पहले की अगर आप भारत की स्थिति देखें तो वो अलग अलग साम्राज्यों, अलग अलग राज्यों और राजाओं के बीच में बटी हुई थी। तो थोड़ा सीनरी में चेंज। अंग्रेजों के आने से पहले जो स्थिति उसमें राजा महाराजाओं के बीच में राज्य होते थे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी वहां पर। जैसा कि हम राष्ट्रीय सीमाओं में देखते हैं कि कस्टम किस जगह पे लगाया जाता है, तो वो शहर के स्तर पे लिमिटेड था। हर शहर में आपको चुंगी का कर देना होता था। हर पोर्ट पर आपको देना होता था जो किसी एक राजा के अंदर था। अभी उनकी सीमाएं बढ़ गई हैं और राज्य क्या क्या कर सकता है इसकी सीमाएं बढ़ गई है। तो फतवा जारी करना, धार्मिक गुरुओं द्वारा इंस्ट्रक्शन देना, वो अपने आप में एक तरह के कानून का काम करता है। और लेकिन जब से हमने राष्ट्रों का चोगा पहना है अपने ऊपर, तब से हमने ये चालू कर दिया है कि धर्म गुरु चाहे कुछ भी बोले, कानून उससे अलग रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है नेशनैलिटी के, ये डेवलप होते गए हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। और ऐसा देखा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज गति से बदले, क्योंकि आप भारत के मध्य में 6 घंटे की फ्लाइट लेकर के दुनिया में कहीं भी, मतलब कम से कम देश से बाहर तो जा ही सकते हैं। तो जब आप 6 घंटे के अंदर देश से बाहर निकल सकते हैं तो ये किसी छोटे साम्राज्य जैसा हो गया। जब बाउंड्रीज कम हो जाती है, कम से कम उन लोगों के लिए जो फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं या फिर इतना कनेक्शन रखते हैं कि किसी बुरी परिस्थिति में वहां से बाहर निकल सके। तो 6 घंटे में बाहर निकलने से मतलब एक दिन से भी कम समय। तो एक दिन का जितना छोटा कोई राज्य होता था पुराना, जैसे कि आप हैदराबाद मान ले या फिर जयपुर ले या मद्रास ले, कोचीन, त्रिवेंद्रम, इस टाइप के छोटे छोटे जो राज्य थे उनसे आप 6 घंटे में लगभग बाहर निकल सकते थे, या उससे भी ज्यादा समय लगता था क्योंकि बैलगाड़ी का समय। अब तो हम और भी छोटा राज्य के अंदर रह रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो चीजें हैं, अंतरराष्ट्रीय जो चीजें हैं, वो अब बढ़ती रहेंगी और अंतरराष्ट्रीय जो काम है वो भी अब बढ़ते जाएंगे। तो इसमें वो सारी गतिविधियां आती हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं और वो सारी प्रोसेसेस आती हैं जो हम नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए करते हैं। इसमें हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ डिलीवर करते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं। ऐसी चीजें जो सामने जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसके लिए वैल्यूएबल हो और समाज के लिए वैल्यूएबल हो। ये समाज वाली चीज हमको इसलिए लिखनी पड़ती है क्योंकि जनरली स्पीकिंग हम लोग काफी अच्छे लोग होते हैं। पीपल आर ऑलवेज गुड एंड काइंड, but a corporation, an institution, and some people who are interested in some sort of cosmopolitanism may have a different definition of what society is, and what is the other thing that is nature that they have to fight against. तो जब हम कहते हैं कि कुछ बनाना ऐसा या कुछ ऐसा देश द्वारा भेजना या सही में भेजना या फिर आपस में आदान प्रदान करना जिसकी इसकी उस सब में जो भी इन्वॉल्व है प्रोसेस में, स्टेक होल्डर जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए वैल्यू हो, तो इसको ये ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं। हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि व्यस्त रहना, व्यस्त रहने में प्रॉफिट हो नहीं हो ये सब चीजें अलग है, लेकिन
जब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी आपको अलग अलग तरह से दिख सकती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 3 साल प्रॉफिट नहीं कमाऊँ और उसके बाद में प्रॉफिट की बारिश हो, तो वो भी एक वैलिड इंटरनेशनल बिजनेस का तरीका होता है। लेकिन आप उसमें भी फिर ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं, आप उसको सोसाइटी नहीं मान रहे हैं। तो आपके लिए जैसे समाज की परिभाषा जो है वो अलग अलग स्तर पे हो सकती है। कई लोग होते हैं जैसे साइकोपैथिक होते हैं, उनकी समाज की परिभाषा उनके तक ही सीमित हो जाती है कि दुनिया मेरे चारों तरफ घूमती है और जो मेरे लिए अच्छा है वो मैं करूँगा। कुछ लोग फैमिली तक एक्सटेंड करते हैं और उसके बाहर की चीज़ें उनको अजीब लगती है। कुछ लोग जाति के बारे में जानते हैं, कुछ उससे भी ऊपर उठते हैं और ऊपर उठना कोई अपने आप में अच्छी बात नहीं है, बस ऊपर उठते हैं। ऊपर अच्छा और नीचे बुरा ये थोड़ी देर के लिए हम सस्पेंड करें अगर अपने दिमाग से। तो कुछ लोग ज़्यादा फैलते हैं और उस जाति से बाहर निकलते हुए अपने इमीडिएट समाज के बारे में सोचते हैं, गाँव में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है। और आजकल हम उसी ट्रांसनेशनल तरीके से या नेशनल तरीके से सोचे तो राज्य में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, फिर वो रीजनल, अंतर्राष्ट्रीय और आपस में कनेक्शन इत्यादि के बारे में सोचना चालू करते हैं, प्लेनेट के बारे में सोचना चालू करते हैं। सोचते रहिए तो कम से कम इस बारे में बोलते तो हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम स्टेक होल्डर के साथ में कम्युनिकेट करके उनके साथ में वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके सोसाइटी की परिभाषा जो होती है वो कई बार अलग अलग हो सकती है। तो वो ऐसा हो सकता है कि जब वो अपने इंटरनेशनल बिजनेस को करे तो वहां के सिर्फ ऊंचे लोगों से बात करें, वहां के सिर्फ उस हिस्से से बात करें जिससे उनको मतलब है। तो जैसे कि अगर मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू आकर के भारत में बिजनेस करना चाहेगी तो वो ना क्रिएट करेगी, ना कम्युनिकेट करेगी, ना डिलीवर करेगी, ना एक्सचेंज करेगी वैल्यू का। जो स्टेक होल्डर जैसे कि उस देश के अंदर जितने गरीब लोग हैं उनसे बातचीत करना और चालू रखना। क्योंकि अगर किसी देश को हम एक यूनिट के रूप में देखें और अगर देश से बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज डील कर रही है तो ये गरीब लोग भी अपने ऐसा मान सकते हैं कि कल की डेट में बंदूक उठाकर ये सीमा पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे देश को बचाने के लिए। और सैनिक हर जगह से आते हैं, टैक्स पेयर हर जगह से आते हैं और हर कोई अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करता है जाने अनजाने में भी। लेकिन आप अपनी जो डेमोग्राफिक है उसी के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो डेमोग्राफिक आपके स्टेक होल्डर में हिस्सेदार है लेकिन फिर भी आपकी सोसाइटी की डेफिनेशन काफी नैरो हो जाती है। ये हम देखते हैं जब इंटरनेशनल बिजनेस में लोग अफ्रीका के साथ में डील करते हैं। वहाँ पर काफी गरीबी भी है लेकिन कुछ अच्छे, बहुत अच्छे स्पॉट है एक्चुअली जो किसी भी अच्छे यूरोपियन और अमेरिकन और भारतीय महानगर जैसे दिखेंगे। लेकिन आप वहाँ पर उस लिमिटेड मार्केट को बेचते हो तो त्रिपोली इत्यादि जैसे शहर है, केन्या में नैरोबी है, तो आप वहां पर जाकर के अगर जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो बॉम्बे है, गुड़गांव है या नैरोबी है, जब तक आपके वहाँ के लोगों से बातचीत करना चालू नहीं करो। बिल्डिंग्स लुक द सेम, roads look the same, but you are not interacting with the whole of the country, even if they are your stakeholders. So maybe uh, some people do it, but it is generally not observed. Again, because the limitations of what the nation is and how you define it as your own. तो सोसाइटी को आप अपने नेचर से है उससे कैसे विभक्त करते हो। तो जैसे ये फोन है, ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो मेरे को वैल्यू का नुकसान हुआ है बस ये सोचूंगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किसी इंसान को मार दिया। ये टेबल है, कुर्सी है, ब्लैक बोर्ड है, बिल्डिंग है, इसके प्रति इतने इमोशंस इस तरह से नहीं होते, इसको मैं सोसाइटी नहीं मानता हूँ। तो कुछ लोग आप ऐसे होते हैं कहाँ आपकी वो अपनत्व वाली बाउंड्री की ये मेरी सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, ये डेफिनेशन खत्म होती है। तो अफ्रीका में गरीब लोगों के लिए आपके दिल में कितनी सिंपैथी है और आप उनको कितना स्टेक होल्डर मानते हैं, ये चीजें अलग अलग होती है। जैसे आप चाइना के साथ भी डील करेंगे तो इंडिया में कुत्ता खाना मना है और बुरा भी मानते हैं, और चाइना में जनरल पॉपुलेशन जो है वो बाजार से कुत्ता खरीद करके खा लेती है। तो आप उनको शायद इंसान भी ना माने, आपके लिए वो खिददायक शब्द हो शायद। वो डेफिनेशन जो सोसाइटी की आती है
जैसे बाहर की कंपनी आती है तो वो भारत के गरीब लोगों को ऐसा कुछ खास नहीं समझती। वो ये देखते हैं कि खुले में शौच करते हैं, सड़क पे कचरा फैलाते हैं, गुटखा थूकते हैं, तो उनको मतलब अपने जैसा फील नहीं होता है। तो वो किसको सोसाइटी मानते हैं, किसको व्यक्ति और किसको ह्यूमन बीइंग मानते हैं, ये भी अलग अलग चीजें हो सकती है। आगे बढ़े तो अभी तरह तरह के इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं और उनको करने के तरीके होते हैं। जैसे कि आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ माल इधर उधर बेचते हैं और प्राप्त करते हैं। लाइसेंसिंग आप कर सकते हैं। लाइसेंसिंग से एग्जांपल अगर हम ले, जैसे कि अब BMW है और उसके पास में डिजाइन है कार बनाने की, तरीके हैं, मशीनें हैं, लेकिन वो इंडिया में प्लांट नहीं लगाना चाहता क्योंकि यहाँ के लेबर लॉस थोड़े से अलग है। तो टाटा मोटर्स के साथ में डील कर सकता है और उनको बोलता है कि आप हमारे लिए कार बनाओ यहाँ पर, और आपकी जो टाटा मोटर्स की जैगुआर है उसका जो US में प्रोडक्शन है या जर्मनी में प्रोडक्शन है वो हम कर लेंगे। इस तरह से लाइसेंसिंग डील आपस में भी हो सकती है या फिर पेमेंट के थ्रू भी हो सकती है। और उसके ऊपर लेवल जो लगेगा BMW का होगा। सारे स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो हम डिफाइन करके देंगे। मैकडोनाल्ड्स है वो खुद के स्टोर नहीं खोलना चाहता है, तो वो आप लोगों को फ्रेंचाइज प्रदान करेगा। वो बोलेगा कि आप जो है वो हमारे लिए काम कीजिए, हमारे साथ में जुड़ जाइए, हमको ज्वाइन कर लीजिए। और बाहर लोगो लगा होगा मैकडोनल्ड्स का, और उसके बाद में आप जो है अभी हमारे साथ में जब काम करेंगे तो आपको एक प्रॉफिट का परसेंटेज हमको देना होगा। और ये लाइसेंसिंग होगी। हमारी जो ब्रांड है वो आपकी लाइसेंसिंग, हमारी प्रोसेस, हमारी टेक्नोलॉजी, ये हम आपको लाइसेंस के रूप में प्रदान करते हैं। उसके जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको देंगे, लेकिन हम लोग खुद नहीं आएंगे। ये माल बेचने और माल भेजने से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब आपकी यहाँ पर प्रेजेंस भी है। चाहे आपकी ज्यादा प्रेजेंस नहीं हो, लेकिन प्रेजेंस चालू हो चुकी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से इस तरह से अलग है, आयात निर्यात से। अभी अगर हम इसके बाद में जॉइंट वेंचर्स की बात करें, तो जैसे मारुति सुजुकी है, और आपने बजाज होंडा का नाम सुना होगा। तो ये बाहर की कंपनी आकर के एक देसी कंपनी के साथ में, या फिर हमारी कंपनी बाहर जाकर के किसी विदेशी कंपनी के साथ में अपना खुद का एक उद्यम चालू करे, अपना खुद का एक इंडस्ट्री चालू करे, उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। तो वहां पर साझा हिस्सेदारी होती है, कंट्रोल आपस में शेयर होता है, मैनेजमेंट का प्रॉफिट भी आपस में और लॉस भी आपस में शेयर होता है। कैपिटल जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से। तो उससे घर के या जिस देश में आप जा रहे हैं वहां पर लोगों को पैसा मिलता है, और जहां से पैसा आ रहा है वहां की टेक्नोलॉजी कहीं और उपयोग में आ सकती है और उससे कमाई भी बढ़ती है, नया मार्केट खुल जाता है। ये काम करने का एक तरीका है। आप पिछली उस उस जगह की जो परिस्थितियां हैं उससे डील करने के लिए आप कई बार जॉइंट वेंचर करते हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी वाला जब भारत में आया था तो भारत काफी क्लोज्ड था। तो मारुति इंटरप्राइजेस जो था वो कार बनाने में चालू कर चुका था अपने काम, लेकिन उसके पास में न उतनी टेक्नोलॉजी थी और न उतना अच्छा मैनेजमेंट था। और सुजुकी के पास में काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, वो अमेरिका में भी अपनी बाइक्स इत्यादि बेच रहे थे।
जापान का पैसा था उनके पास में, पोस्ट वॉर इकोनॉमी का। तो वो आपस में आकर के जब नया उद्यम चालू करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सुजुकी आकर के भारत में अपना बिजनेस नहीं कर सकता था, लेकिन भारत में बिजनेस जो था वो काफी रेस्ट्रिक्टेड था। रूस की तरफ से जो वामपंथी थे और वो ये कहते थे कि प्राइवेट प्रॉफिट जो है, किसी व्यक्ति का स्वयं के फायदे के लिए काम करना, ये बहुत बुरा है। ये पूरी डेफिनेशन आप कह सकते हैं वामपंथ की। तो हमारा देश उतना ओपन नहीं था बाहर के कंपनियों के आकर के काम करने और प्रॉफिट कमाने में, क्योंकि हम अभी अभी जले हुए थे। 1947 तक हमने अंग्रेजों के प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी के स्वागत का जो था वो नुकसान झेला था। हम लोग काफी डरे हुए थे, तो हम लोग जॉइंट वेंचर अलाउ करने लगे। जब हमको मतलब सही में जरूरत पड़ी तो हम ये कहते थे कि आप पूरी तरह से मत आइए, हमारे साथ में आइए। और मारुति तो शुरू में सरकार की ही थी। बजाज होंडा भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। बजाज काफी एक पुराना बिजनेस हाउस है इंडिया का। यही यही जो जॉइंट वेंचर वाली चीजें हैं, ये बिना सरकारी कंट्रोल के भी हो सकती हैं। कई बार आपको अच्छा मार्केट मिले और वहां पर पहले से एक स्टैब्लिश प्लेयर हो और उसको आपकी सर्विसेज की जरूरत हो और वो आपसे कम्पीट नहीं करना चाहता, तो यू कैन हैव अ जॉइंट वेंचर। कई बार क्या होता है, मार्केट बहुत छोटा होता है, तो फिर आपको पूरा अपना फोकस उसमें एक मैनेजर अपना भेजो, फिर एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करो। वो ज्यादा मतलब आपको लगता है कि इससे ज्यादा सेंस नहीं बनता है, तो आप वहाँ की पहले से एग्जिस्टिंग जो कंपनी है या कोई बिजनेस ग्रुप है उसके साथ में आप जॉइंट वेंचर कर लेते हो। एक होता है होली ओन्ड सब्सिडरी। जब मार्केट बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत ज्यादा रसदार है, आपको लग रहा है कि इस पूरे के पूरे हलवे को मैं ही खा जाऊं, तो आप अपना एक छोटा कंपनी उस देश में, उस राष्ट्र में, उस जगह पर स्थापित कर देते हो। उस पर 100% हिस्सेदारी आपकी होती है। जॉइंट वेंचर जनरली 50-50 होते हैं, अलग 51-49 वाले भी होते हैं और उससे अलग भी हो सकते हैं। लेकिन होली ओन्ड सब्सिडरी में 100% हिस्सेदारी आपकी होती है। बाकायदा आपकी पूरी कंपनी आपने यहाँ पर सेटअप की होती है और उसके मालिकाना हक आपकी कंपनी के पास में रहता है। इसके द्वारा आप सारी गतिविधियां जो करते हैं वो कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट यूएस में बेच रहे हो वही इंडिया में बेचे, या फिर जो इंडिया में बेच रहे हो वही नाइजीरिया में बेचे। लेकिन वहाँ जो भी काम होता है उस पर मालिकाना हक पूरा आपका होता है। तो आप चाहे तो सीईओ वहाँ पर साउथ अफ्रीका का रख सकते हैं और वहाँ पर जो भी बिजनेस है या प्रोडक्ट है वो उस मार्केट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जो पैसा लगा होगा वो आपका होगा। कई बार होली और सब्सिडरी वहां पर जाकर के लिस्ट भी हो जाती है। जैसे भारत की काफी सारी कंपनियां हैं, करीब 10-11 कंपनियां तो कम से कम है जो आप वेल नोन नाम है। बर्जर पेंट हुआ, एशियन पेंट हुआ, तो ये नेपाल के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बांग्लादेश में लिस्टेड है और वहां पर जाकर के लगभग होली ओन परसेंटेज कंपनीज ही है। लेकिन कुछ एक परसेंट ये लोग वहां पर जाकर के लिस्ट कर देते हैं ताकि जो वहाँ का लोकल मैनेजमेंट है वो खरीद सके, जो वहाँ के लोकल एलिट लोग हैं जो स्टॉक मार्केट जैसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। पॉलिटिशियन जो ये बात जानते हैं कि बाहर कितनी बड़ी कंपनियां हैं और प्रॉफिट किस तरह से बनता है, वो शेयर खरीद सके उनके। तो उनको भी हम होली और सब्सिडरी कह दें तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। टर्न की ऑपरेशन में क्या होता है, ये जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है। जैसे कि मनमोहन सिंह के टाइम पर एक जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी है जो कि थॉमस अल्वा एडिसन ने चालू करी थी और अमेरिका की बड़ी कंपनियों में से एक है और दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है। वो परमाणु ऊर्जा के संयंत्र बनाने के लिए भारत से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। तो वो क्या करते, यहाँ पर आते, परमाणु संयंत्र बनाते, ऑपरेशन के लिए किसी से बात करते लोकल प्लेयर से कि आप संभालो और वो लोग चले जाते। कई बार ऐसा ऐसा इसलिए भी होता है कि आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। आप मान लीजिए जैसे मॉरिशस के अंदर आप किसी पोर्ट का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर आकर के शिप रुक सके, तो आपको पोर्ट बनाने में अच्छी स्पेशलिटी हासिल है। लेकिन मॉरिशस बहुत छोटा सा देश है, आपने एक बार पोर्ट बनाया तो उसके बाद में क्या काम है, कोई काम नहीं है। तो आप सिर्फ अपनी स्पेशलिटी का काम करते हैं, वहां पर अपना प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और उसके बाद में प्रोडक्ट डिलीवर करने के बाद में आप देश छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये टर्न की ऑपरेशन है कि मतलब मैंने बस वो चाबी
ताले में डाली, उसको घुमाया और उसको घुमा करके सामने वाले को दे दिया कि भाई मैंने गाड़ी चालू कर दी है, अब आप चलाओ इस गाड़ी को। तो आपने पुल बनाया, आपने हॉस्पिटल बनाए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है क्योंकि आप एक बार बना करके उनको छोड़ सकते हो। और कोई ऑपरेशन मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है टर्नकी का, लेकिन जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर के जो की प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इस तरह से काम होता है। आप इंटरनेशनल बिजनेस इसमें कर रहे हैं। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि अब जैसे आपने बीमारू इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, सिक इंडस्ट्रीज, तो अब उसमें मालिकाना हक आपका है, लेकिन आप मैनेजमेंट को नया लेकर के आते हो और उनको एक फीस देते हो या फिर स्टॉक के रूप में बोलते हो कि हम आपको प्रदान करेंगे। तो हमारी जैसे कोई इंडस्ट्री है और वो ढंग से नहीं चल रही है, लेकिन बाहर का मैनेजमेंट जो है वो आकर के उसको सुधार देगा और ढंग से चलाएगा, तो हम उसको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज कहते हैं। ये कई बार ऐसा होता है, ये प्राइवेट एक्विटी वाली फर्म्स जो होती है वो इस तरह से काम करती है। वो क्या करती है कि आपकी जो इंडस्ट्री है या तो वो डाउन जा चुकी है एकदम, कोई कंपनी है जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, हजार कारण हो सकते हैं उसके, मैनेजमेंट का आपस में समन्वय नहीं बैठा पाना, या कोई भी अजीब सी परिस्थिति आप मान सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस डाउन होते हैं, हजारों तरीके होते हैं उसके। तो वो लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमको सस्ता लोन दो, हम अपना मैनेजमेंट बिठाएंगे और इसके बाद में 3-4 साल में आपको बिजनेस बेच करके हम चले जाएंगे। अब आपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, लेकिन आपने अपने लोग बिठा दिए और वो लोग उस कंपनी को वापस खड़ा करके और चले जा सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ये इंटरनेशनल बिजनेस के फर्म्स थे अभी तक। आगे बढ़े तो जब हम इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर किसी डिसीजन लेने तक पहुंचते हैं और उससे जो रिलेटेड चीजें होती है कि मैंने एक डिसीजन लिया और उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा और परिणाम के परिणाम का परिणाम क्या होगा, क्योंकि चीजें काफी लंबे समय तक चलती हैं। आप कभी भी देश की बाउंड्रीज जो है वो छोटे समय के लिए जनरली स्पीक नहीं जाते हैं, जा सकते हैं लेकिन क्या फायदा, नहीं तो आप घर पर ही बैठे रहते। तो आप ये सोचते हैं कि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसका जो इफेक्ट है वो कितने समय तक रहेगा, क्या क्या रहेगा, उससे उससे मेरे को क्या फायदा और मेरे को क्या नुकसान होगा, और जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही में उस जगह तक ही लिमिटेड है। तो अगर मैं इंडिया में कुछ, जैसे मान लिया मैं पेप्सी हूँ और मैं इंडिया में आकर के प्लांट खोलता हूँ और पेप्सी के ऐड फिर मेरे को इंडिया की क्रिकेट टीम के मैच में दिखाए जाते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान दोनों का जब मैच होता है तो वो पेप्सी के ऐड वहां पर दिखाई देते हैं। तो मेरे उस एक्शन से क्या पाकिस्तान में लोग क्यूरियस होंगे पेप्सी के बारे में कि हमारे यहाँ पर पेप्सी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, हम नहीं करेंगे तो क्या वो हमको कॉल करेंगे बोलने के लिए कि आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर ये दोनों जगह की ब्रांडिंग हम किस तरह से मैनेज करेंगे। पाकिस्तान में ये निशाने पाकिस्तान वाली बात करेंगे और इंडिया में जय हिंद वाली बात करेंगे, वो मैनेज किस तरह से होगा। तो मेरे जो अभी करंट कस्टमर्स हैं, जैसे कि आप किसी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं तो आपने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले गरीबों को ही बेचता हूँ छोटे छोटे पैकेट बना करके, या आपने सोचा एकदम अमीरों को ही बेचता हूँ एकदम एक्सक्लूसिव अच्छी क्वालिटी का और सुंदर प्रोडक्ट इत्यादि बना करके। तो उसके बाद में क्या वो मार्केट एक्सपेंड होने की संभावना है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं BMW की अगर एकदम अच्छी M सीरीज की मॉडल्स बेचूंगा तो उसके बाद में जो उसके सिस्टर ब्रांड्स हैं वो छोटे लोगों के लिए बेचना चालू करूं, तो अगर मैं राल्फ लॉरेन का स्टोर अगर दिल्ली में 2 जगह खोलता हूं तो क्या फिर वो पोलो राल्फ लॉरेन की टी शर्ट्स भी बेच सकता हूँ छोटे स्टोर्स पे, जो कि पूरे देश के अंदर आदित्य बिरला या फिर बिग बाजार के थ्रू बिक सके। तो ये आप देखते हैं कि उस मार्केट की डेप्थ कितनी है, उसका पोटेंशियल कितना है। उसके बाद में आप ये देखते हैं कि ये जो आपका मार्केट है जिससे आप बातचीत करना चाहते हैं, जिसके साथ में कन्वर्सेशन, सेल्स और प्रॉफिट लेना और इन्वेस्टमेंट करना उसमें चाहते हैं, वो कहाँ तक लिमिटेड है, वो कहाँ तक जाता है, उसकी हद क्या है। तो जैसे ही आप जैसे इंडिया में डील करना चालू करेंगे तो इंडिया के पास में नेपाल है, तो यहाँ से ही नेपाल को माल बेचा जा सकता है, भेजा जा सकता है, यहीं से बांग्लादेश को भेजा जा सकता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत
बहुत पतली सी बॉर्डर है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉर्डर है। वहां से परिंदा पार होने पर भी उसके ऊपर काफी तेज निगरानी रखी जाती है, और इंडिया और नेपाल के बीच में तो आप बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं। और अगर आप जैसे मान लिया आप इंडियन कंपनी है और आप यूरोपियन यूनियन में काम कर रहे हैं, तो जनरली वहां पर नेशन की बाउंड्री तो है लेकिन एक कॉमन मार्केट है ईयू का, वहां पर आप क्या नेशनल बाउंड्रीज को ट्रांसलेट करके आपस में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो वो एक्चुअल बॉर्डर्स क्या है, आप किस किस जगह आप जा रहे हैं, कितना माल आपका फैल रहा है। तो फ्रांस से जर्मनी अगर आप बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं या फिर बिना वीजा के जा सकते हैं, पासपोर्ट तो शायद कॉमन लगता है वहाँ पे, लेकिन तो क्या आपका माल भी जा सकता है, क्या आपकी ब्रांड वैल्यू भी जा सकती है। तो वो उस मार्केट जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसकी बॉर्डर्स क्या है, वो जानना आपके लिए अच्छा रहता है। और ये एक आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस इंटरनेशनल एक्टिविटी को करने से क्या मेरी रिस्क इंक्रीज होती है। क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं और आप रिटर्न के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिस्क भी भूल जाए। आप बाहर जाते हैं तो नई नई परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ती है। जैसे कि आप अमेरिका में हैं और आपने ईरान के साथ में बिजनेस करना चालू किया, तो पता चला कि ईरान के साथ में तो पाकिस्तान सॉरी अमेरिका जो है वो युद्ध करने पर आ गया। आप अमेरिकन हैं, आपने ईरान के साथ में बिजनेस करना चालू किया, लेकिन पता चला अमेरिकन गवर्नमेंट और ईरानियन गवर्नमेंट के बीच में झड़प की स्थितियां उत्पन्न हो गई है। अब आप सोचते हैं कि मैंने इतना वहां पर प्लांट लगाया, बिजनेस खड़ा किया, कनेक्शन बनाए, और अमेरिकी सरकार मेरे को बोल रही है कि अगर आपने उसके साथ में ट्रांजेक्शन चालू रखा तो आपका धंधा हम चौपट कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपने इतना पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया, वो पूरा का पूरा शून्य पर जा सकता है। तब आप क्या करेंगे? एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है द्वितीय विश्व युद्ध में, करीब 1940 और उसके बाद की बात है, जब अमेरिकी कंपनी कोका कोला, उसका प्लांट था जर्मनी में और वहां पर कोका कोला बेचते थे। लेकिन जर्मनी और अमेरिका में युद्ध की स्थितियां आने वाली थी, तो अब जर्मनी के अंदर जो कंपनी है उसका पहले तो अमेरिका से कनेक्शन काटा गया। दूसरा, कोका कोला क्योंकि अमेरिकन है तो अमेरिकन वैल्यूज जो है, अमेरिकन कम्युनिकेशन जो है उसको बढ़ाती है। तो जैसे भारत का छैया छैया गाना जब अमेरिकन लोग डांस करते हैं तो उससे अमेरिका का भी अमेरिका में भी इंडिया का नाम होता है। इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। तो कोका कोला और मैकडोनल्ड्स जब जर्मनी में कोई खाता है तो वहां से अमेरिका का नाम आता है। मैकडोनल्ड्स तब तक नहीं था लेकिन कोका कोला की काफी अच्छी ब्रांडिंग थी। तो अब कोका कोला अगर हम यहाँ पर बना भी लें जर्मनी में, उसको बेचते ही वो अमेरिका का समर्थन हो जाता है किसी तरीके से। अब क्या करें? तो उन लोगों ने सेब की जो डंठल है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसको क्रश करके उसका एक ड्रिंक बनाना चालू किया। उसको फैंटा कहते हैं या फैंटा, इस नाम से जानते हैं। तो फैंटा का आविष्कार इस तरह से हुआ था क्योंकि वो कोका कोला वाले कोका कोला नहीं बेच पा रहे थे। अब कुछ ना कुछ नया करके उनको कोल्ड ड्रिंक की कंपनी तो चलानी ही थी। और आज हम हर जगह फैंटा देख सकते हैं, कम से कम इंडिया में, मेक्सिको में इत्यादि। तो रिस्क इंक्रीज हो सकती है प्रॉफिट के साथ साथ। आप किस तरह की रिस्क लेना पसंद करेंगे, क्या आपकी एपेटाइट है, किस तरह की रिस्क आप हैंडल कर सकते हैं, वो एक चीज है जो आपको देखनी चाहिए। अब आखिरी 15 मिनट में हम देखते हैं कि आपको किस तरह का मार्केटिंग में अपना एडजस्टमेंट करना होगा। तो आपकी पहले एक खास तरह की मार्केटिंग हो सकती है, ग्लोबल मार्केटिंग हो सकती है। आज हम देखें कि कई कई प्रोडक्ट्स हैं जो अगर आप वेस्ट में बेचें तो आपको जो एडवर्टाइजिंग है उसके अंदर या फिर मार्केटिंग एफर्ट जो है उसके अंदर महिलाओं को काफी स्वतंत्र दिखाना पड़ता है। वही प्रोडक्ट अगर आप मिडिल ईस्ट में बेचना चाहें तो आप अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहेंगे। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग जो मटेरियल है वो ग्लोबल है और बिना चेंज किए आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, तो उसका बैकलैश भी हो सकता है। अब जैसे गाय के मांस का बर्गर जो है वो मैकडोनल्ड्स अमेरिका में बेचता है। मैकडोनल्ड्स अगर यही चीज प्रोडक्ट भारत में लेकर के आए तो दंगे फसाद की स्थितियां हो सकती है। सेम चीज जो है वो पोर्क के बारे में हम कह सकते हैं, अगर आप उसको सऊदी अरब में बेचना चाहें तो। पोर्क यानी सुअर का मांस। और जैसे होमोसेक्सुअल्स और गे राइट्स जो है वो अमेरिका में काफी प्रचलन में है, और ब्रांड जो है वो काफी धूमधाम से इसको प्रसारित करते हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, अपना लोगो तक चेंज कर देते हैं।
रेनबो कलर के अंदर, जो कि होमोसेक्सुअलिटी का समर्थन करता हुआ या फिर उसके जो उसमें जो भी लोग शामिल है उस मूवमेंट में, उनका समर्थन करता हुआ दिखाता है। लेकिन अगर हम उनके सोशल मीडिया लोगोस देखें जो मिडिल ईस्ट में है, तो वहां पर वो एकदम जो सेम ब्रांड की ओरिजिनल इमेज है उसी को मेंटेन करते हैं, और उन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के अलावा हर जगह वो अपना लोगो इत्यादि चेंज कर देते हैं। तो ये जो मार्केटिंग एडजस्टमेंट है, क्या हमको पहली बार करने पड़ेंगे, और कर भी सकते हैं तो क्या वो जरूरी है? क्योंकि नए मार्केटिंग मटेरियल जब आप तैयार करते हैं, दे हैव अ कॉस्ट। क्या वो कॉस्ट उतनी नेसेसरी है? क्या वो अपना ऑथेंटिक तरीका बना करके रख सकते हैं? तो जैसे कोका कोला का ही एग्जांपल ले, तो वो हेलो हैप्पीनेस हर जगह उनका लोगो चलता है, सब लोग खुशी मना रहे हैं और अच्छा है। वो कोका कोला का एक बहुत नैरो ब्रांड है। इंडिया में जैसे कोका कोला ज्यादा नहीं बिकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे कोला ब्रांड को बेचना चाहते हैं। तो क्या उस इंटरनेशनल इमेज या जो अमेरिका में स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने उसको भारत में आकर के चेंज किया है? नहीं, उनको सेम ही प्रोडक्ट और सेम ही मार्केटिंग का तरीका रखा है। हाँ, उसमें कुछ इंडियन लोग शामिल कर लेते हैं। तो जब आप कहीं दूसरा, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कि बाकी जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं हमारे साथ, या हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। तो आप जैसे इंश्योरेंस कंपनी है अमेरिका में, और भारत में आकर के इंश्योरेंस का धंधा करना चालू करती है, तो करीब 2018 तक अगर हम मान लें, तो आप 50% से ज़्यादा, 49% से ज़्यादा आप इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको किसी न किसी जॉइंट वेंचर के थ्रू आना पड़ता था। लेकिन वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी बड़ी है, तो वो सोचती हम इतना सारा इन्वेस्ट करें और 50% पैसा किसी और की जेब में डाल दें, ये तो अच्छा नहीं है। तो अभी जैसे 100% इन्वेस्टमेंट अलाउ करने की बात करी है, तो बाहर की इंश्योरेंस कंपनीज भी यहाँ पर आ सकती है, लेकिन उनको कम्पीट करना पड़ेगा दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनीज है जो और बाहर की है। जैसे आईएनजी ग्रुप जो है, जो फ्रांस का है, वो बर्कशायर हैथवे जो अमेरिका की है, उससे भारत के मार्केट में कम्पीट करेगा। जैसे पुर्तगाली और इंग्लिश लोग आकर के भारत में बिजनेस के लिए कम्पीट करते थे अकबर के समय में, वही जैसी परिस्थितियां अब वापस पैदा होती हुई हम देख सकते हैं। तो उनसे क्या कंपटीशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि अब आप एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस का एग्जांपल ले, तो इफ्को टोक्यो जो है, वो एग्रीकल्चरल की इंश्योरेंस दे रही है, तो फिर वो ट्रैक्टर की इंश्योरेंस से क्या वो व्हीकल की इंश्योरेंस में जा सकती है? तो फिर गाड़ी की इंश्योरेंस के सेक्टर में क्या हमको जापानीज लोगों से कम्पीट करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जापानीज गाड़ी की कंपनियां भी होती है? क्या वो अपने लेवल पर जापान के अंदर कोई डील कर सकते हैं कि आप हमारा समर्थन जापान के बाहर वाले मार्केट में करो, तो हम भी आपका समर्थन जापान के अंदर वाले मार्केट में आपको इंश्योरेंस की रेट कम दे करके करेंगे? तो इस तरह के डायनेमिक्स जो है वो बार बार निकल करके आते हैं। तो फिर अमेरिकन क्या कर सकते हैं? क्या अमेरिकन अपने कनेक्शंस का उपयोग भारत के लोगों पर कर सकते हैं कि किसी मिनिस्टर के बेटे को अमेरिका के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया? तो सोचने के कई लेवल से कई तरीके हैं। तो आप जैसे ही किसी एक खास मार्केट में जाएंगे, तो वहां पर अलग अलग डायनेमिक्स आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल कंपटीशन के। आप सिर्फ वहाँ के लोकल प्लेयर्स, यानी कि एलआईसी का अच्छा नेटवर्क है, इतने टाइम तक लोग एलआईसी में भरोसा करते हैं, हम उनसे कंपटीशन कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं होता। आप जैसे ही आप जा रहे हैं, वहां पर दूसरे लोग भी आपको जाते हुए मिलेंगे। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, कुछ नया बनाना, कुछ बेहतर बनाना, कुछ जबरदस्त अच्छी चीज बनाना, कुछ रिस्क लेना, तो वो क्या वैश्विक मार्केट प्लेस या वैश्विक बाजार में जो है उसका नेचर चेंज हो जाता है? तो एक्चुअली देखा गया है, हाँ। जैसे ही भारत के लोग वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ बनाने चालू करें कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा, तो हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे जोहो है, एक इसको आप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, तो जोहो हर जगह यूज आने लग गया। क्रिप्टोज में इत्यादि में देखें तो एक मैटिक नाम से क्रिप्टो की ब्लॉकचेन है, वो ग्लोबली यूज में आने लग गई। नेक्सस म्यूचुअल एक क्रिप्टो में इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, वो उसके काफी सारे लोग जो है वो भारतीय हैं। तो पहले ऐसा होता था कि अमेरिका में फोन का आविष्कार हुआ, फोन अच्छा बना, आईफोन आया, तो फिर भारत में आ जाते, वो धीरे धीरे पहुंचता था। अब भारत से आविष्कार हो रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं।
लेकिन अभी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो लोग यहाँ पर उसकी पायरेटेड कॉपी कर रहे हैं। आपने एवेंजर्स की मूवी बनाई मार्वल की, तो लोग उसको पायरेट करके देख रहे हैं, सीडीओ में देख रहे हैं, और आजकल किसी और तरीके से पायरेट कर रहे हैं। चाइना में आप जाएंगे तो आपकी जैसे इलेक्ट्रिक कार बन करके आई इलॉन मस्क को, आप आपने टेस्ला की कार बनाई, तो तो जो वहाँ के सीईओज हैं इलेक्ट्रिक कार कंपनीज के, वो सबसे पहली कार खरीदेंगे, चाइना लेकर जाएंगे और उसको खोल देंगे पूरी तरह से, ये देखने के लिए वो किस तरह से काम करती है, उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे और आपका प्रोडक्ट बनाना चालू कर देंगे। उसी की फोटोकॉपी जितना जल्दी हो सके पॉसिबल, और हो सकता है आपसे भी जल्दी और आपसे भी ज्यादा तेज तरीके से प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में उतार करके चाइना पूरी तरह से कैप्चर कर ले। तो आपका इनोवेशन काफी जल्दी कॉपी हो जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आ जाती है कि आप आपका पेटेंट है, तो उस पेटेंट की कितनी इज्जत होती है उस मार्केट में, उस लॉ का इन्फोर्समेंट कैसा है। ज्यादातर देश जो है, ज्यादातर क्या लगभग सारे देशों ने साइन कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट, या आपने कभी पेटेंट किया तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है, उसको फॉलो करना होता है, आपका ट्रेडमार्क है उसको फॉलो करना होता है। लेकिन किस स्तर तक उसका किसी कंट्री में पालन होता है, ये देखने वाली बात है। तो चाइना अब तक उसकी रेपुटेशन ये थी कि वो ज्यादा पेटेंट और कॉपीराइट लॉज इनका सम्मान नहीं करता था, लेकिन अब उस एटीट्यूड में चेंज आना चालू हुआ है, क्योंकि चाइना खुद अच्छा खासा मार्केट बन गया और खुद की फिल्में बाहर बेच रहा है। अभी मेरे स्ट्रेटेजिक ग्लोबल अल्टरनेटिव्स क्या है, 3 लेवल पे सोचिए। लॉजिस्टिक्स से मतलब ये होता है कि मैं ये डिसीजन लूं या ये डिसीजन लूं, 2 ऑप्शन है तो उनमें से कौन सा चूज करूं, 3 ऑप्शन है तो उनमें से कौन सा चूज करूं। इसको बोलते हैं ऑपरेशनल, ठीक है। उसके ऊपर आता है टेक्टिकल। टेक्टिकल से मतलब ये है मैं इस जगह है अपने रिसोर्सेस भेजूं, इस जगह अपने सामान को भेजूं, इस जगह अपने मैन पावर को भेजूं, इस जगह अपने लोगों को भेजूं, इस जगह अपने सिस्टम डेवलप करूं ताकि मुझे और ज्यादा फायदा हो, ताकि मैं अपने ऑपरेशंस के डिसीजन उस तरीके से ले पाऊं। लेकिन उसके ऊपर एक लेवल होता है स्ट्रेटजी का, तो आप देखते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को किस मार्केट में जाना चाहिए पहले। वो आप रिसोर्स अलोकेशन नहीं कर रहे हैं, अभी आप फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट के ट्रेंड समझ रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटीज देख रहे हैं। तो उस तरीके से जब हम सोचते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ग्लोबल अल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए। क्या आप बाहर जाए, क्या आप भारत में ही रहे, क्या अगर आप इंटरनेशनल तरीके से अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज करें कि हमेशा से ही वो किसी एक देश की नहीं हो, तो आपका बेल्जियम में ऑफिस हो और उसके तुरंत बाद आप स्विट्जरलैंड में एक ऑफिस खोले और फिर एक मकाऊ में खोले, और इस तरह से आपका पूरा बिजनेस जो है वो हमेशा से ग्लोबली ही चलता रहे, आपकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं हो। ये अलग अलग तरीके हैं कि हम किस तरह से किसी कॉर्पोरेट या किसी कॉर्पोरेशन या किसी बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो वो अल्टरनेटिव्स आपके लिए कितने अवेलेबल है। अगर आपको स्टील की कंपनी है तो आपके लिए शायद इस तरह से सोचना मुश्किल होगा, क्योंकि कहाँ प्लांट लगता है, कहाँ रॉ मटेरियल आता है, कहाँ उसको चलाने के लिए कोयला आता है, गर्म करने के लिए उस लोहे को, ये काफी ऐसी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, तो आप सोच सकते हैं कि मैं एस्टोनिया का पासपोर्ट लेकर के वहां पर जो अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका उपयोग करके अपनी कंपनी चालू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वहां पर कम टैक्स लगेगा और मेरे को क्योंकि काम ग्लोबली ही करना है, तो क्या मैं वहां पर चालू कर सकता हूँ। तो आपके जो अल्टरनेटिव्स है उनकी आपको लिस्ट बनानी होगी कि आप उनके साथ में किस तरह से डील कर सकते हैं। आज की क्लास जो है उसको यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।